स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन का थ्योरेटिकल पार्ट। मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग थर्ड सेम में कर लिए थे। तो इसमें हम लोग अभी क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन, हाल्से-रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम, कॉन्सेप्ट और इसका जो सिंपल प्रॉब्लम था, जितना भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पार्ट था लोग हम लोग कर लिए थे। ठीक है, खाली थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कहाँ से रेमुनरेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसके बारे में सोचा गया। इट वुड बी रिकमेंडेबल कि 1.5x में देखना। In this section, we are going to discuss the payment of remuneration under incentive schemes like Halse-Rowan. Under the incentive scheme of payment of remuneration, in addition to their basic wages, additional payments are made to them to boost their efficiency. Moreover, under this system, not the efficiency of the efficient worker is recognized, but also encourage them to increase their efficiency further and encourage the inefficient worker to become efficient and avail the opportunities of becoming efficient. मतलब कैसे इनएफिशिएंट वर्कर को एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में, ये नहीं कि यहाँ बात किया जा रहा है कि उसको और कैसे एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो एफिशिएंसी को और फर्दर इंक्रीज करे। ठीक है, अंडर द इंसेंटिव स्कीम of payment remuneration in addition to their basic wages additional payment are made। ठीक है, जैसे हम लोग हाउस-रोवन स्कीम में किया ना कि बेसिक वेजेस के साथ बोनस ऐड हो रहा था, तो यही बोनस ये रीज़न है इनएफिशिएंट वर्कर को एफिशिएंट करने का, और एफिशिएंसी अगर वर्कर पहले से एफिशिएंट है तो उसका एफिशिएंसी लेवल और बढ़ाने का। कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स। What is the concept of incentive schemes? Incentives are the additional payment given to the worker beside the basic wages for encouraging them to increase their efficiency। ठीक है, बेसिक तो हो गया, बेसिक सब डिजर्व करता है, जितना भी इंडिविजुअल्स काम करेगा, एम्प्लॉइज काम करेगा, सबको ही बेसिक वेजेस मिलेगा। लेकिन एनकरेजमेंट के लिए, ताकि उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए, उसके लिए बोनस लेना पड़ेगा। बोनस के लिए कुछ एडिशनल थिंग्स करना पड़ेगा वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, ताकि वो लोग को वेजेस के साथ साथ बोनस भी मिल जाए। To remove the defects of both time wages and piece wages system, incentive plans are used। ठीक है, हम लोग थर्ड सेम में किए थे कि टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम में, तो उसमें से कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि टाइम और रेट अगर हम टाइम के अनुसार करें या फिर पीस रेट के अनुसार करें, उसमें लिमिटेशंस था। उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए इंसेंटिव प्लान को यूज़ किया गया। इंसेंटिव प्लान वही हम लोग का हाल्से और रोवन। Under these plans, the advantages of time and piece wages system are combined and incentives are provided to workers to work hard to produce more to earn a higher wage। ठीक है, the advantages of time and piece wage system are combined and incentives are provided to workers to work hard to produce more to earn a higher wage। टाइम्स रेट और पीस रेट दोनों को मर्ज करके, कंबाइन करके
एक ऐसा और साथ ही साथ इंसेंटिव प्रोवाइड करके ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और एम्प्लॉयज़ के पास, वर्कर के पास अर्न करने के लिए हायर वेज होगा, ज़्यादा वो अर्न कर सकते हैं विथ ए ऑप्टिमम number of efficiency. If workers are paid according to time, they gain nothing if time is saved. If workers are paid according to time, they gain nothing if time is saved. ठीक है अगर कोई वर्कर है उसको 10 घंटा में काम करना था, लेकिन वही वर्कर 8 घंटा में काम कर लिया। यहाँ पर बात है कि काम पूरा कर लिया, चाहे वो 10 घंटा में करे, 8 घंटा में करे, लेकिन 10 घंटा तक में उसको करना है, तो उसको जो वेजेस मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। चाहे वो 10 घंटा में करे, 8 घंटा में करे, या 6 घंटा में करे, या 5 घंटा में करे। तो इससे जो है मोटिवेशन लेवल वर्कर्स का डाउन जाएगा। ये ना हो इसके लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर स्कीम्स। एंड ऑन द अदर हैंड, if they are paid on the base of piece rate, employees getting nothing if the time is saved. ठीक है, पीस रेट के अनुसार भी करे तो टाइम जो सेव कर रहा है वर्कर, उसके लिए वो लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। अंडर इंसेंटिव प्लान्स द एम्प्लॉयर एज well as workmen share the benefit of time saved, both labor and overhead costs are reduced. इंसेंटिव प्लान्स के अंदर एम्प्लॉयर जो है साथ ही साथ जो वर्कमैन है जो शेयर कर रहा है बेनिफिट ऑफ टाइम सेव, एंड बोथ लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। टाइम सेव करने से क्या हो रहा है? टाइम सेव करने से हो रहा है कि लेबर कॉस्ट और ओवरहेड का कॉस्ट दोनों रिड्यूस हो रहा है। तो इस काम के लिए वर्कर को कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a worker is allowed 10 hours to complete the job and he is given bonus at the rate of 50% of time saved. ठीक है, एक वर्कर है जिसको 10 घंटा दिया गया है काम करने के लिए, he is given bonus at the rate of 50% of time saved, और उसको बोनस दिया जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव का, जितना वो टाइम सेव करेगा उसका 50% लेके। he takes 6 hours to complete the job. वर्कर जो है वो 6 घंटा लिया काम को कंप्लीट करने के लिए। इन दिस केस ही विल गेट तो 10 घंटा अलाउ किया गया टाइम टू कंप्लीट ए जॉब, और 50% ऑफ टाइम सेव का हिसाब से उसको बोनस मिलेगा, और वो लिया है कितना? 6 घंटा कंप्लीट करने के लिए वो काम को। तो इस केस में ही विल गेट वेजेस फॉर 8 आवर्स, that is wages for 6 hours actual time taken plus wages of 2 hours, 50% of time saved as incentive. मतलब क्या बैठ रहा है यहाँ पर कि उसको जो वेजेस मिलेगा, उसको काम तो किया है 6 घंटा, 10 घंटा उसको दिया गया था टाइम, जिसमें से 6 घंटा में वो काम कर लिया, और यहाँ पर बोनस है ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो 10 घंटा में वो 6 घंटा काम किया, तो वो कितना सेव किया? 4 घंटा। 4 घंटा सेव किया है, इसका मतलब 50% ऑफ टाइम सेव मिलेगा। 4 घंटा का 50% होता है 2 घंटा। तो उसको टोटल जो वेजेस दिया जाएगा वो दिया जाएगा 8 घंटा का, 6 + 2 करके। इन द एग्जाम्पल द वर्कर विल गेट वेजेस फॉर 6 आवर्स इन टाइम वेज सिस्टम, क्योंकि वो 6 घंटा काम किया इसलिए टाइम में वेज सिस्टम के अनुसार उसको 6 घंटा का पैसा मिलेगा। 10 आवर्स इन पीस वेज सिस्टम, अगर वो पीस वेज का हिसाब से देखे कि एक एक पीस का हिसाब से देखे, तो फिर वो 10 घंटा का काम किया है, 10 घंटा का पैसा मिलेगा। और इंसेंटिव प्लान का हिसाब से देखे जो कि ये वाला सिस्टम है, उसमें वो 8 घंटा काम किया है। तो कौन सा मोस्ट सुटेबल होगा?
मोस्ट सुटेबल होगा कि अगर 6 घंटा ले तो वो जो टाइम सेव कर रहा है उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन एज एन एम्प्लॉयर हमको बेनिफिट है कि मेरा डायरेक्ट कॉस्ट, मेरा ओवरहेड कॉस्ट ये सब डिक्रीज हो रहा है टाइम सेव करने से। और यहाँ पर 10 आवर्स इन पीस वेज सिस्टम अगर देखें तो फिर ज़्यादा ही पूरा ही टाइम हो जा रहा है। और 8 आवर्स देखें इंसेंटिव प्लान में, तो यहाँ पर से समझ आ रहा है कि 8 आवर्स इज़ द बेस्ट पॉसिबल बेसिक वेज प्लस बोनस प्लान। ठीक है, इंसेंटिव में यहाँ पे एकदम बैलेंस बैठ रहा है, ना ही 6 घंटा ना ही 10 घंटा, दोनों का ही एक एवरेज, सिंपल एवरेज। Thus, in incentive plan, the employer is able to save wages for a proportion of the time saved, and on the other hand, the worker is able to get extra wages for a fraction of time saved. एम्प्लॉयर को टाइम सेव करने का बेनिफिट मिल रहा है इन वे ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट, और जो वर्कर है उसको एक्स्ट्रा वेजेस मिल रहा है, किसके लिए? टाइम सेव करने के लिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लान्स आर एज फॉलोज। मिनिमम वेजेस आर गारंटीड टू ऑल वर्कर्स, कि एक मिनिमम वेजेस तो गारंटी है कि इतना, अगर 10 घंटा का काम 8 घंटा में कर लिया जाए तो इतना का तो पैसा मिलेगा ही। साथ ही साथ ए स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड एंड द वर्कर इज परफॉर्म द गिवन वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम। जैसे ऊपर में था कि 10 घंटा में काम करना है, तो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स है, वर्कर को पता है कि इतना ही टाइम में हमको काम करके कंप्लीट देना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड टाइम इज सेट आफ्टर मेकिंग टाइम स्टडी फॉर ए परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब बाय एन एवरेज वर्कर। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है आफ्टर स्टडी ऑफ टाइम। टाइम स्टडी मतलब इसमें मोशन का भी स्टडी होगा, बेस्ट मेथड भी सिलेक्ट किया जाएगा, सब कुछ देख के एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है मैनेजर के द्वारा। इंसेंटिव्स आर गिवन टू एफिशिएंट वर्कर्स फॉर द टाइम सेव्ड। इंसेंटिव दिया जाएगा एफिशिएंट वर्कर को जो टाइम सेव कर रहे हैं। इंसेंटिव प्लान्स आर सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रीज वेयर ओवरहेड चार्जेस आर मोर। जिस जिस इंडस्ट्री में, जिस जिस बिजनेसेस में ओवरहेड चार्जेस काफ़ी हाई है, वहाँ पर इंसेंटिव प्लान यूज़ करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। द इंसेंटिव प्लान शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क एंड अदर सर्कमस्टांसेस। ये डिपेंड करता है नेचर पर कि काम का नेचर कैसा है, लॉन्ग टर्म है ना शॉर्ट टर्म है, मैन्युफैक्चरर में उसमें मशीन ज़्यादा लग रहा है ना लेबर ज़्यादा लग रहा है, मशीन इंसेंटिव है या लेबर इंसेंटिव है, और जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स है उस पर भी डिपेंड करता है इंसेंटिव प्लान। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन इंसेंटिव प्लान। अभी तो पता चल गया कि यहाँ पर टाइम वेज है, एक पीस रेट है और एक इंसेंटिव करके भी दिया जा सकता है, लेकिन कौन कौन सा फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर इम्प्लीमेंटिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग। कंपनी बिजनेस फैक्ट्री में कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंसेंटिव प्लान, वो किस नेचर का होगा, किस तरीके का होगा, कौन सा सुटेबल होगा मेरे लिए, उसमें कौन कौन सा फैक्टर्स चेक करना है, अभी वो पढ़ेंगे। The following factors should be considered before introducing an incentive plan for worker in an organization. सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। द स्कीम शुड बी बेनिफिशियल टू द फर्म। एनालिसिस करना पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट का कि फर्म को कितना बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि सबसे पहला मोटिव है प्रॉफिट का, तो फर्म को पहले अपना देखना पड़ेगा कि इंसेंटिव बांटने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम ही लॉस में चले जाए। In other words, the benefits, monetary as well as non-monetary, accruing to the firm should be higher than the cost of the scheme to the firm. The benefits accruing to the firm should be higher. जो benefits है firm के लिए वो ज़्यादा रहेगा, firm के लिए जो benefits है वो ज़्यादा रहेगा। Cost of scheme to the firm, जो कि cost है वो कम होना चाहिए in comparison. Cost मतलब जो wages हम दे रहे हैं, बेसिक वेजेस प्लस बोनस जो दे रहे वो तो फर्म का कॉस्ट है।
मतलब सिंपली बेनिफिट ऑफ द फर्म शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ द फर्म। कॉस्ट मतलब वो वेजेस जो वर्कर को दिया जा रहा है। तो पहला फैक्टर ये है कि हम फर्म को बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा है कॉम्पेरेटिव स्टडी। द इंसेंटिव स्कीम एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी comparable with incentive schemes prevalent in other competitive organizations. The incentive scheme applicable to the organization should be comparable। ठीक है, जो भी इंसेंटिव स्कीम अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो कंपेरेबल होना चाहिए कॉम्पिटिटर्स का इंसेंटिव स्कीम्स के साथ। क्योंकि अगर हम कोई स्कीम सेट कर रहे हैं और वो ख़राब निकल गया दूसरे से, तो फिर मेरे लिए वो नेगेटिव में काम करेगा। इसलिए हमको अपना कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, सबको देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं। उनके कंपेरिजन में हमको एक बेस्ट सुटेबल इंसेंटिव स्कीम बना के अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वर्कर्स मोटिवेटेड रहे और काम फंक्शनिंग स्मूथली हो। नेक्स्ट है वर्कर्स एजुकेशन। द वर्कर शुड बी properly educated about the scheme to avoid any future confrontation due to misunderstanding। क्योंकि वर्कर्स है ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होंगे नहीं, तो फिर वहाँ पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे अपना स्कीम को अच्छे से समझा पाता है। जैसे बीएसटी में कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ सकता है कि अ, हो सकता है कि वर्कर ऐसा समझ ले कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्वालिटी कैसा हो, बस काम जल्दी होना चाहिए। 10 घंटा अगर बोले हैं तो 6 घंटा में हो जाने से 4 घंटा का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि वो टाइम सेव करने का चक्कर में फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर दे क्वालिटी में। ठीक है, तो वर्कर्स को अच्छे से एजुकेट करना, वहाँ तक मैसेज कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए और प्रॉपरली एजुकेटेड हो अबाउट द इंसेंटिव स्कीम कि क्या इंसेंटिव स्कीम अप्लाई किया गया है और इससे उनको कैसे फ़ायदा होगा। प्रैक्टिकेबिलिटी। द स्कीम शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग पुट इनटू प्रैक्टिस विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस। अगर एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्कीम बना दिए है जो कि अप्लाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसको यूज़ में लेने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उसको हम नहीं लेंगे। एक सूटेबल फ्लेक्सिबल इंसेंटिव स्कीम को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। In every incentive scheme, it is presumed that organization has adequate demand for the surplus production. It is therefore necessary that a market study of the organizational product should be undertaken before adopting any incentive scheme. इंसेंटिव स्कीम में अप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि डिमांड है कि नहीं प्रोडक्ट का। क्योंकि प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है तो फिर ज़्यादा यूनिट्स बना के फ़ायदा नहीं है। और इंसेंटिव तभी ज़्यादा फ़ायदा करेगा जब डिमांड हो उस प्रोडक्ट का मार्केट में ज़्यादा। Therefore, necessary that a market study of the organization's product should be undertaken before adopting any incentive scheme। किसी भी इंसेंटिव स्कीम को प्लान करने से पहले मार्केट का कंडीशन देखना जरूरी है। मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं वो देखना जरूरी है। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन एंड वेज रेट विल हैव टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्या रहेगा कि एक स्टैंडर्ड क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आवर्स या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड वेज रेट, ये सब पहले से ही फिक्स करके रखना पड़ेगा, डिटरमाइन करके रखना पड़ेगा कोई भी इंसेंटिव प्लान को अप्लाई करने से पहले। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव स्कीम्स। The organization should evaluate different incentive schemes and adopt one which gives the maximum advantage। ठीक है, बहुत सारा प्लान किया जा सकता है। हम लोग प्रैक्टिकल्स में किए थे कि 50% है और हाल से रोहन का है, बट वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बिजनेस हाउसेस टू बिजनेस हाउसेस, हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उन लोग का जैसा नीड है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ऐसा स्कीम चूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज निकाल के दे फर्म को, मेरा भी भला हो, मेरा वर्कर का भी भला हो।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन इंसेंटिव स्कीम। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स क्या है एक कंपनी में इंसेंटिव स्कीम को अप्लाई करने से पहले कौन कौन सा फैक्टर्स देखना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये डिफरेंट मेथड्स हो गया। ठीक है, जहाँ तक होता है आज करते हैं। एक अच्छा इंसेंटिव प्लान का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इंसेंटिव प्लान। ए गुड इंसेंटिव प्लान शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सा? इट शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल होना चाहिए और समझने में आसान होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डिफिकल्ट नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम शुड बी लो। उसको ऑपरेट करने के लिए उस इंसेंटिव प्लान या फिर स्कीम को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। वही है ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि उसको ऑपरेट करने में, अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा खर्चा ना हो। इट शुड परमिट लेस सुपरविजन, ठीक है, ज़्यादा देखभाल का ज़रूरत ना पड़े उस स्कीम को, ज़्यादा उसके बारे में समय बर्बाद ना हो। द टाइम लैग बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड शुड बी मिनिमम। टाइम लैग मतलब समय कम लगना चाहिए, बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड शुड बी मिनिमम, कि एफर्ट कम लगे और रिवार्ड हम चाहेंगे उससे ज़्यादा निकले। और ये सब का बीच में जो टाइम होगा वो टाइम हम चाहते हैं कि कम लगे, ज़्यादा समय उसके पीछे खर्च ना हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही समय खर्च हो बस। इट शुड बी फेयर टू द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, दोनों का भला होना चाहिए, वर्कर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। इजी इजी पॉइंट है, ठीक है। फर्म को भी बेनिफिट चाहिए एज वेल एज वर्कर को भी बेनिफिट चाहिए। द स्टैंडर्ड सेट शुड बी अटेनेबल। एक कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं सेट करेंगे जो कि अचीव ही ना हो पाए, ठीक है। अचीव करने लायक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस एबव स्टैंडर्ड शुड बी वेल रिवॉर्डेड। स्टैंडर्ड से ऊपर अगर कोई एम्प्लॉई उसको अचीव कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 घंटा में काम करना है और वो 6 घंटा में काम कर लिया, जो कि स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड 10 था और क्योंकि यहाँ पर वो 4 घंटा का टाइम सेव किया है तो उसको यहाँ पर अच्छे से रिवॉर्ड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, ताकि उसका मोटिवेशन टूटे ना। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी इंसेंटिव प्लान फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। द प्रीमियम शुड बी लार्ज एनफ टू इंड्यूस वर्कर्स टू वर्क हार्ड। प्रीमियम मतलब बेसिक हो गया और एक हो गया बोनस, यहाँ जो बोनस है वही प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम शुड बी लार्ज एनफ टू इंड्यूस वर्कर्स टू वर्क हार्ड। एक मतलब ऐसा नहीं कि बेसिक वेजेस 10 रुपया का, बोनस कम से कम 5 रुपया का तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 + 1 रुपया का बोनस दे रहे, तो वो उनको हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। ऑल वर्कर्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न। कास्ट भेद, मत भाव, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरा दोस्त है, दोस्त का जान पहचान का है, मतलब बायसनेस नहीं होना चाहिए वहाँ पर। सबके पास इक्वल चांस रहेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगा अपना मेहनत से ज़्यादा अर्न करने का। इट शुड फैसिलिटेट द बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, ठीक है। ये पॉइंट तुम लोग मत करना, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको हम समझा नहीं रहे, 11 वाला छोड़ देना। बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इंस्पेक्शन शुड बी गुड, इसको फिर भी थोड़ा सा समझाया जा सकता है कि जो बजट है और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का सिस्टम है, मतलब कॉस्टिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड, तो जैसे काम ही करवा रहे हैं कि स्टैंडर्ड घंटा 10 है और उसको कम से कम टाइम में अचीव करना है वर्कर को, तो ये जैसे एक स्टैंडर्ड है, तो उसी तरह किसी भी फर्म में कॉस्टिंग का क्या स्टैंडर्ड रहेगा वो एक चीज़ है, और उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए मिनिमम कॉस्ट, तो एक बजट बनाना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। तो ये दोनों को साथ में लेके चले मेरा इंसेंटिव प्लान, ये मीनिंग है इसका। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन शुड बी गुड। जो इंसेंटिव प्लान बना रहे हैं उसका इंस्पेक्शन अच्छे से होना चाहिए, ताकि उसमें कोई लूप होल ना हो, कोई उसका मिस यूज़ ना कर पाए।
गुड वर्किंग कंडीशन मस्ट बी अवेलेबल, कि मेरा हम बोल दिए कि 10 घंटा में काम करना, लेकिन हम उसको वैसा वर्किंग कंडीशन दे ही नहीं रहे, ना वहाँ फैन है, ना वहाँ सही प्रॉपर लाइट है, तो वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। द सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस, ऐसा नहीं कि 6 महीना के लिए खाली ऑफर निकाले उसके बाद फिर बंद कर दिए, एक परमानेंट बेसिस में होना चाहिए, कम से कम एक मीडियम टर्म के लिए तो होना चाहिए। नो रेट कटिंग शुड बी परमिटेड, बोल के अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, एक बार बोल दिए कि 10% फॉर एग्जांपल मिलेगा बोनस, तो वो मिलेगा। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिवॉर्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, ठीक है, जितना वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा उतना उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इंसेंटिव प्लान। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स। एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स, लेस सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़्यादा सुपरविजन का दरकार पड़ता नहीं है, कम में ही काम चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा। द एम्प्लॉयज मोरल इज हाई बिकॉज दे कैन अर्न मोर, एम्प्लॉय का मोरल मोटिवेशन हाई रहेगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा अर्न करने का मौका मिल रहा है। देयर इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा क्योंकि मोटिवेशन मिल रहा है, पैसा ज़्यादा मिलेगा। इंक्रीज प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट, ये तो सिंपल फंडा है कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कॉस्ट घटेगा, क्योंकि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहता है, चाहे 1 यूनिट बनाए या 1 लाख यूनिट बनाए वो फिक्स ही रहेगा, जिस वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कॉस्ट घटता है। लेबर कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड, इससे जो लेबर को कितना, फॉर एग्जांपल बेसिक प्लस बोनस दे रहे हैं, बेसिक वेजेस प्लस बोनस, तो यहाँ से मेरे पास एक रफली आइडिया आ जाता है ना कि कितना वर्कर को कितना देना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर लेबर विथ एक्यूरेसी, कितना स्टैंडर्ड बनाना है लेबर के लिए और कितना एक्यूरेटली हम वो काम करना चाहते हैं, कितना सही से उस रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है इंसेंटिव स्कीम से। देयर इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमको क्वालिटी भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए वी हैव टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एट देयर बेस्ट। A task is done in the most economical manner which reduces labor cost, कोई भी काम को इस मैनर में कंप्लीट, इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चे में, विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो ऊपर था, ताकि हम लोग का लेबर कॉस्ट भी कम हो पाए, क्योंकि वर्कर अगर जल्दी काम करके एक एक प्रोडक्ट बना रहा है, वो 10 घंटा बोले थे, बोनस का चक्कर में वो 7 घंटा में बना दिया और क्वालिटी का भी ध्यान रखा, तो इससे मेरा लेबर का कॉस्ट देखा जाए तो घट रहा है ना, उसको बोनस दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं देते, अगर इंसेंटिव स्कीम अगर अप्लाई नहीं करते, तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा हमको पे करना पड़ता सिमिलर काम के लिए। अब हर चीज़ का एडवांटेजेस होता है तो डिसएडवांटेजेस भी होता है, मेरिट होता है तो डिमेरिट भी होता है, तो इसका भी कुछ डिमेरिट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव प्लान। If rates are not uniform for same type of jobs, it causes discontent. अगर रेट फॉर एग्जांपल 50% ऑफ क्या हो रहा है ऑफ टाइम सेव्ड, फॉर एग्जांपल 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है, तो अगर ये 50% अगर यूनिफॉर्म ना हो, मतलब एक ही मेंटेन नहीं कर रहे, कभी 50% कर दिया, कभी 30% कर दिया, कभी 20% कर दिया, कभी 70% कर दिया, अगर ये फिक्स नहीं है, तो ये किस में कॉज होगा, डिसकंटेंट, ठीक है, कंफ्यूजन आएगा, केओस आएगा यहाँ पर, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, क्वालिटी में डिट्रोएट एंड मे बी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्वांटिटी, क्योंकि पता है कि हमको 10 घंटा वाला काम 6 घंटा में करना है, अगर करते हैं तो जितना हम सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 50% वाला बोनस स्कीम है, तो 4 घंटा के लिए हमको 2 घंटा का बोनस मतलब मिल जाएगा, ठीक है, 6 घंटा के साथ साथ 2 घंटा का भी जो काम करेंगे वो भी पैसा मिलेगा,
तो ये अगर पहले से पता है एम्प्लॉय को, लेबर को, वर्कर को, तो हो सकता है कि वो क्वालिटी को डिट्रॉइट कर दे, लूज कर दे, गिरा दे। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स मोर कैलकुलेशंस। ऑब्वियसली फाइनेंस का काम यहाँ पर बढ़ जाएगा, कैलकुलेशंस का काम बढ़ जाएगा। द वर्कर्स मे नॉट अडेयर टू द सेफ्टी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, हेंस एक्सीडेंट्स में ऑकर। ठीक है, वो जल्दी काम करने का चक्कर में हो सकता है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस वो ना ले वर्कर, जिससे एक्सीडेंट होने का संभावना हो सकता है। फिर फर्म अपना एम्प्लॉय भी खोएगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस का पैसा भी देना पड़ेगा, लॉसेस लॉसेस। नेक्स्ट, द वर्कर्स हेल्थ में बी अफेक्टेड ड्यू टू ओवर स्ट्रेन। जल्दी काम करने का चक्कर में वो तेजी से काम करेगा, जिससे उसका जो क्या बोलते हैं स्टेमिना है, तबीयत खराब होने का संभावना हो सकता है, हेल्थ खराब होने का संभावना हो सकता है। देयर मे बी एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग रेट कटिंग। ठीक है, चांस हो सकता है कि रेट कट जाए, 50% बोला गया है, वो डिक्रीज हो सकता है। या कभी कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कंपनी का, बिजनेस का, इंडस्ट्री का, कि जो नॉर्म्स वो सेट करके रखा था वो खुद ही उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा, नहीं उसको फुलफिल कर पा रहा है, तो इस केस में रेट कट होने का चांस हो सकता है, जो कि रिजल्ट करेगा डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। Inefficient workers may envy the efficient ones, which may cause unrest. Inefficient workers may envy the efficient one. Envy का मतलब desire to have a quality possession or other desirable thing belonging to. Easy meaning है कुछ, अच्छा, jealousy से कंपेयर कर सकते। Inefficient workers में envy या फिर jealous, जो मतलब जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको जलन हो सकता है एफिशिएंट वर्कर के साथ, जो कि फर्म के लिए अच्छा बात नहीं है, बहका सकता है कि तुम ये काम मत करो, क्या फ़ायदा करके, ये सब चीज़। अनस्किल्ड वर्कर्स समटाइम्स अर्न मोर देन स्किल्ड वर्कर्स इफ द लेटर वर्क हैव टू वर्क ऑन टाइम बेसिस। अगर बोनस को टाइम बेसिस के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसा भी होने का संभावना है कि अनस्किल्ड वर्कर्स स्किल्ड वर्कर्स से ज़्यादा पैसा कमा ले। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गया। अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट, इसमें से उतना कुछ नहीं देखेंगे, खाली जो हम लोग का सिलेबस में वही देखेंगे। हालसी प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान। नाउ वी डिस्कस टू इंसेंटिव प्लान्स, नेमली हालसी प्लान एंड रोवन प्लान। अब इसमें से सबसे पहला पढ़ रहे हालसी प्रीमियम स्कीम। क्या है हालसी प्रीमियम स्कीम? सबसे पहले हालसी प्रीमियम स्कीम कौन दिया था? एफ.ए. हालसे, an engineer of USA, introduced this scheme for the first time in 1881। 1881 में यूएसए का इंजीनियर एफ.ए. हालसे ये स्कीम लेके आया था। कितना पुराना है, 1881 में आया है, हम लोग अभी भी 2025 में इसको पढ़ रहे हैं। कितना साल हो गया? 2025 माइनस 1885, 4, 145 साल के बाद भी ये रेलेवेंट है। 145 साल, 146, क्योंकि एक हम 1880 पकड़े थे, एक बढ़ा देंगे तो 146 साल के बाद भी ये रेलेवेंट है आज के डेट में। स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है इसको। इट इज़ ए फिक्स्ड प्रीमियम बोनस प्लान वेयर ईच वर्कर गेट्स ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड एज बोनस। ये एक फिक्स बोनस प्लान है जहाँ पर वर्कर को एक फिक्स परसेंटेज मिलता है टाइम सेव करने पर, जिसको बोनस बोलते हैं। In this method, workers are given the minimum time rate wages based on prefixed hourly rate.
मिनिमम टाइम रेट वेजेस मिलता है जिसका एक फिक्स आवरली रेट होता है, एंड इन एडिशन दे आर ऑल्सो गिवन बोनस इफ दे कैन कंप्लीट देयर जॉब लेस देन द अलॉटेड टाइम। बोनस मिलता है अगर वो जो अलॉटेड टाइम है उससे कम में काम को कंप्लीट कर दे, जो हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल्स में करते हैं उसी को बस यहाँ पर क्या करके लिखना है, थ्योरी में करके लिखना है और कुछ नहीं है। इस प्लान का फीचर्स कुछ ऐसे है। वर्कर्स इज पेड एन आवरली रेट फॉर द टाइम फॉर विच ही हैज़ वर्क। आवरली रेट में पेमेंट होता है जिसके लिए वो जितना घंटा काम किया है। स्टैंडर्ड टाइम होता है, इफ ए वर्कर्स फिनिशेस अ जॉब बिफोर द टाइम फिक्स्ड ही इज पेड ए बोनस फॉर द टाइम सेव्ड। ठीक है, टाइम जो फिक्स किया हुआ है उससे कम में अगर काम कर लेता है तो जितना वो टाइम बचाया उसके लिए उसको बोनस मिलेगा, बिसाइड द वेजेस फॉर द एक्चुअल टाइम स्पेंट बाय हिम ऑन द जॉब। ठीक है, बिसाइड्स द वेजेस, साथ ही साथ जो वो जितना टाइम काम किया है उतना तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो टाइम सेव किया है उस पर भी मिलेगा। द अमाउंट ऑफ बोनस इज 50% हेयर। ठीक है, अमाउंट कितना है बोनस का, 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इन हालसे प्लान, जो हम लोग करते हैं 50% करते हैं ना, and is allowed at the same is the at the same hourly rate at which he shall be paid for actual time worked. Thus his total emoluments are the aggregate of guaranteed hourly wages for the actual time worked plus the amount of bonus. It can be expressed in the by way of a formula. now formula दिया हुआ है total earnings equal to time taken into hourly rate plus 50% of standard time minus time taken into hourly rate। ठीक है, हम लोग जो करते हैं वो थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है, मोर और लेस बात यही है। तो ये हो गया हालसे प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला। टोटल अर्निंग को और शॉर्ट करके लिखा है कि टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट का 50%। टाइम सेव जो होता है वो हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड टाइम से टाइम टेकन माइनस करके निकलता है और इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेस निकलता है टोटल वेजेस को डिवाइड करते हैं जब टोटल टाइम टेकन से, तब आ जाता है हम लोग का इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेस। ये तुम लोग घर में देख लेना, करवाया हुआ है। हल से कहाँ तक है, हल से यहाँ तक है ना। हाँ जी, यहीं तक कराएंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है हाल से प्रीमियम प्लान का, सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट, ऑपरेट करने में भी ईजी है, या अप्लाई करने में भी ईजी है, समझने में भी ईजी है, कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वर्कर्स ऑफ ऑल लेवल कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड, सारा वर्कर इसको आसानी से समझ सकता है। benefited both the employer as well as employee. Both the employer and employees are benefited by this plan as the profit of time saved is divided between both of them. जैसे 50% ऑफ टाइम सेव है, ठीक है, तो अगर वो 4 घंटा सेव किया है तो 2 घंटा का वेजेस चला जाएगा किसके पास, वर्कर के पास, और 2 घंटा चला जाएगा एम्प्लॉयर के पास, तो दोनों को ही बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है। सो एम्प्लॉयज पुट देयर बेस्ट एफर्ट which ultimately helpful in reducing labor cost per unit, जिससे लेबर कॉस्ट हर पर यूनिट रिड्यूस होता है। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज टू द वर्कर, जिससे जो पैसा जा रहा है एम्प्लॉयर के पास उससे एक बेटर वर्किंग कंडीशन वर्कर को दिया जा सकता है। गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, कि कम से कम गारंटी है यहाँ पर कि उनका जो भी लेवल ऑफ एफिशिएंसी है कम से कम एक गारंटी टाइम वेस्ट तो मिलेगा। एज ए रिजल्ट दे फील ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि वो सिक्योर्ड है, ऐसा फील आएगा कि हम लोग सिक्योर्ड तो है, कि इतना तो मिलेगा ही अगर टाइम सेव नहीं भी करते हैं तो।
Reward for efficiency. It makes distinction between efficient and inefficient worker because it provides increasing incentive to efficient worker, hence the worker will be motivated to produce more. सेपरेट करता है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर को और मोटिवेट करता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट, जैसे ऊपर पढ़े कि पर यूनिट लेबर कॉस्ट घटता है। हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट as the workers save more and more time in production, as this system reduce the fixed overhead cost as a result in increase of production। क्योंकि टाइम सेव करने से फायदा फर्म को भी हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो बहुत सारा टाइम सेव होगा, जिससे फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हाउसे प्रीमियम प्लान। Difficulties in determining standard time. It is a difficult task to determine a standard time. Proper time and motion study should be arrived out, and there should be scientific determination of standard time. Past performance of the workers should guide the management in the task of setting up standards. डिफ़िकल्ट होता है स्टैंडर्ड टाइम पुट करने में, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम अचीवेबल नहीं होगा तो फिर बोनस, एक इंसेंटिव स्कीम, ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं। तो प्रॉपर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी करना पड़ेगा, पास्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा वर्कर्स का, उसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कितना रखना है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके बेसिस में पूरा इंसेंटिव प्लान होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस में पूरा प्लान बनता है। डिटरलोरेशन ऑफ क्वालिटी, deterioration of quality of the work suffers because workers are in hurry to save more and more time to get more and more bonus। जो हम पहले ही बोले कि टाइम सेव करने के लिए वर्कर क्या करेगा, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि जल्दी जल्दी काम करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिलेगा, इसके चक्कर में क्वालिटी खत्म। पॉसिबिलिटी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, द वर्कर्स ऑब्जेक्ट टू दिस स्कीम because they do not get the full profit of the time saved. Sharing of the benefits of 50% of time saved by the employer is considered as exploiting attitude. This creates dissatisfaction among the workers। वो क्या रहा है? The workers object to this scheme because they do not get the full profit of the time saved। एक वर्कर 10 घंटा दिया गया था काम करने के लिए, वो 6 घंटा में काम किया, 4 घंटा वो सेव किया, लेकिन उसको बोनस मिल रहा है 50% ऑफ टाइम सेव का बेसिस में। तो उसके दिमाग में ऐसा आ सकता है, एक एक्सप्लॉइटिंग एटीट्यूड आ सकता है कि हम जब 4 घंटा सेव किए तो हमको 4 घंटा का पैसा मिलना चाहिए था, जबकि उसको 2 घंटा का ही पैसा मिल रहा है बिकॉज ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव। ठीक है। दिस क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर्स, क्रिएट प्रॉब्लम बाय इनएफिशिएंट वर्कर। जो है ना, जो क्लास में पढ़ने वाला होता है उसको हमेशा नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इनएफिशिएंट वर्कर्स गेट टाइम वेजेस, so they interested in slowing down the production, which creates low productivity and high labor cost per unit of output। फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंट इनएफिशिएंट को अलग कर भी ली, है ना, तो एफिशिएंट तो अपना काम कर रहा है, वो टाइम सेव कर रहा है, लेकिन इनएफिशिएंट और ज़्यादा करेगा क्या, और ज़्यादा धीरे धीरे काम करेगा, और ज़्यादा स्लोली काम करेगा, ताकि जिससे वो लोग का लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर उधर एफिशिएंट वर्कर का काम खराब कर सकता है कि एफिशिएंट वर्कर जल्दी काम करके टाइम सेव कर रहा है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो, और इधर जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो काम का और स्लोली स्लोली 10 घंटा टाइम दिया गया है 12 घंटा में कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे करके एफिशिएंट वर्कर का जो मेहनत है वो बेकार जा सकता है। कन्फ्लिक्ट एमंग वर्कर्स, कि हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा बोनस मिल रहा है हमको, और इन जो इनएफिशिएंट है उसको नहीं मिल रहा है, एफिशिएंट वाले को मिल रहा है। यानी बोनस विच क्रिएट्स ग्रीवांसेस अमंग इनएफिशिएंट वर्कर, फिर लॉकआउट हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है।
नेक्स्ट है नो इम्पोर्टेंस ऑफ अदर फैक्टर्स. In this method, efficiency of workers is considered as the sole cause of time save. यहाँ पर खाली एक ही पैरामीटर लेके चल रहे एफिशिएंसी वर्कर का. ठीक है, इसी इसी को एक कारण मान रहे टाइम सेव का कि जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा उतना टाइम सेव होगा करेगा वर्कर. अदर फैक्टर्स लाइक वर्क एनवायरनमेंट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आर नॉट कंसिडर्ड एज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम सेव. ये सबको हम लोग फैक्टर्स मान ही नहीं रहे, जो कि इन सबको छोड़ के भी बहुत कुछ हो सकता है. प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ही नहीं है तो लेबर चाह के भी टाइम सेव नहीं कर पाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर खाली एक ही पैरामीटर लेके चल रहे एफिशिएंसी. हाल से हो गया है, रोमन करना पड़ेगा.